નખત્રાણા તાલુકાના ઉગેડી ગામે વર્ષા મહાયજ્ઞ કરાતા કચ્છમાં અત્ર તત્ર સર્વત્ર વરસાદ થયો છે। આવો જાણીએ તેના ફાયદાઓ વિશે આચાર્ય પાસેથી। સ્ટોરી બાય પરેશ જોશી, મા ન્યૂઝ લાઈવ, માંડવી, કચ્છ, ગુજરાત। नमस्कार मित्रों, मां आशापुरा न्यूज़ चैनल मां न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हूँ बात करूँ कच्छ में ज्यारे आपणे जोईए त्यारे दुकाळ वरस होय अने ज्यारे दुकाळ वरस होय त्यारे आपणे जोईए के लीला चारानी अछत सर्जाय, खेडूतो पण मुश्केलीमां होय। त्यारे मित्रों, हूँ बात करूँ कच्छनी अंदर पाटीदार समाजनी। पाटीदार समाज एक एवं समाज है कि अपने लिए कुछ कुछ, आपके लिए सब कुछ। खरेखर આપણે પાટીદાર સમાજની વાત કરીએ તો હમણાં હું 5 દિવસ પહેલાં 28 તારીખે એક ઇન્ટરવ્યૂ મેં અહીંયા નખત્રાણા તાલુકાના ઉગેડી ગામે લીધેલો। હવે આ ઇન્ટરવ્યૂનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો એ તમને સમજાવું। કચ્છમાં વરસાદ થાય, દુકાળની પરિસ્થિતિ જે છે એ દૂર થાય અને પર્યાવરણમાં શુદ્ધિ થાય એ માટે મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવેલું। અને તમે જોઈ રહ્યા છો 28 તારીખથી જે આપણે મહાયજ્ઞ અહીંયા આદરવામાં આવ્યું, આજે ભરપૂર વરસાદ કચ્છ આખામાં થઈ રહ્યું છે। મિત્રો, હું વાત કરું મંત્રની શું તાકાત હોય છે, હવનની શું તાકાત હોય છે, અને જે અહીંયા આપણી સાથે જે શાસ્ત્રીઓ છે એમના જે અંદરથી જે ઉદ્ગારો નીકળે છે, જે મંત્રોચ્ચાર, એનો બહુ પ્રભાવ પડતો હોય છે। 28 તારીખના અમે જ્યારે શરૂઆત કરી કાર્યક્રમની ત્યારે અહીંયા જોયું કે આ જે આપણી સાથે જે આચાર્યો અને બધા જે સહપાઠીઓ છે એ ખરેખર એમણે જ્યારે યજ્ઞની તૈયારી કરી ત્યારે એમને ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો પણ ટાઈમ નહોતો અને આપણે આગેવાનોના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા અને એમણે ત્યારે જણાવ્યું કે કચ્છમાં છે તે વરસાદ થાય એ માટેનું આયોજન છે અને અમને વિશ્વાસ છે કે વરુણદેવ ખરેખર કચ્છમાં વરસાદ આ જે યજ્ઞ થશે એનાથી વરુણદેવ પણ પ્રસન્ન થશે। અને આજે જોઈ રહ્યા છો બધાના ચહેરા ઉપર અહીંયા મુસ્કુરાટ છે। અને હું કેમેરામેનને કહીશ કે કેમેરો થોડોક ઓ સાઈડ બતાવજો, એટલે હમણાં વરસાદ ચાલુ છે, તમે જોઈ રહ્યા છો। આ મહાયજ્ઞનો એક મોટો પ્રતાપ છે। અને અહીંયા હું વાત કરું જે દાતાઓ અને જે ગામજનો છે એનો આ, અને એમણે કોઈ પણ જાતની પોતાની પબ્લિસિટી વગર આમાં મોટો યોગદાન આપેલો છે। ત્યારે મહાયજ્ઞનો શું પ્રતાપ હોય છે, મંત્રોનો શું પ્રભાવ હોય છે એ આપણે આ શાસ્ત્રી પાસેથી જાણીએ। गुजराती हाँ हाँ आप हिंदी बोलूँगा। हिंदी देखिए, हम जो यह वृष्टि महायज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, इसमें 3 शक्तियां काम करती है। एक तो मंत्र शक्ति, दूसरी है हवन सामग्री पदार्थिक शक्ति, और तीसरी है भावना जो हम प्रार्थना करते हैं। तो एक तो मंत्र शक्ति अर्थात वाचनिक शक्ति। आप देख रहे हैं ये लाउड स्पीकर ऊपर क्यों लगा था? जो हम जो मंत्र बोलते हैं ऐसे मंत्र हैं कि उसमें तरंगें उत्पन्न होती हैं, और वेद मंत्र में, और उसमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि एकदम बिजली कड़कती हुई और बादल गरजते हुए बरसे, वो मंत्र भी ऐसा आता है। तो उस मंत्र को पढ़ने मात्र से वो तरंगें उत्पन्न होती हैं, ऊपर तक जाती हैं वो। तो एक तो मंत्र की शक्ति है, इसमें स्पष्ट है वो। और दूसरा ऐसा प्रमाण मिलता है, इसी हमारे पास एक पुस्तक है पर्जन्य वृष्टि का, इसमें एक मंत्र आता है जी, उसमें कहा है एतानि अग्ने नवतिर्नव द्वे आहुतानि अधिरथा सहस्रा तेभिर्वर्धस्व तन्वः शूर पूर्वी दिवो न वृष्टिमितो रिरिः। कि 99,000 99,000 माने 1,000 कम 1,00,000 घृत की आहुति से पर्जन्य देव माने मेघराजा उसके रथ में सवार होकर के धरती पर आते हैं। ये अलंकारिक कथन है। तो 99,000 इस पर का देखो अधिरथा सहस्रा, 99,000 आहुतियों के रथ में सवार होकर के वृष्टि देव धरती में आते हैं। 1,000 आहुतियां घी सामग्री की यज्ञाग्नि में करते अर्पित, उनसे प्रेरित सूर्य अग्नि निज ज्वालाओं से करता वृष्टि पूरित। तो एक तो मंत्र शक्ति है, दूसरा हवन सामग्री, जो हवन सामग्री हम प्रदान कर रहे हैं यहाँ पर कि जी औषधियां हैं
कितनी जड़ी बूटियां हैं, सूखे मेवे हैं, जावित्री, जायफल और गुग्गुल और गिलोय। आजा जी बताएंगे आपको। गाय का घी तो एकदम मुख्य इसके घटक इसमें है, तो गाय का घी तो है ही। दूसरा, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां, 600 किलो गाय के घी से यज्ञ हो रहा है, रोज 100 किलो, और इससे दुगुना कम से कम हवन सामग्री, दुगुना कम से कम। और हरे हरे पत्ते, पीपल पत्ता है, बड़ का पत्ता है, बड़वाड़ी, उसका प्रयोग कर रहे हैं, केले के पत्ते, नीम पत्ते, निम्बोली, कितने पदार्थ हैं। तो यह सामग्रिक शक्ति है। तीसरी, हम हर बार जब एक आहुति पूरा करते हैं, एक चक्र, फिर प्रार्थना करते हैं, सबसे सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो एक मानसिक तरंगे पैदा होती हैं, एक भावना, तीनों मिलकर वृष्टि को उत्पन्न करते हैं। गुरुजी, मैं बात करूं कच्छ में जब जब ये यज्ञ का आयोजन हुआ है, तब तब कच्छ में वर्षा हुई है। हाँ जी, तो ये एक बड़ी बात है जी। तो इससे हमारे कच्छ के जो ये कच्छ का जो ये आयोजन है, ये देख के दूसरे जो हमारे गुजरात के बाहर के जो हैं, उनको भी ये इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, ये कच्छ प्रांत से देश भर के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां जहां पर बारिश नहीं होती है। हमने देखिए लुड़वा में 2 बार किया है, कच्छ में लुड़वा में, एक बार किया है हमने नखत्राना में, एक बार किया है मुमाई मोरा में, और एक बार किया मेवासा रापर तालुका मंगवाना में। तो जब भी बारिश हम जब भी यज्ञ किए हैं, हर बार बारिश हुई है, तो ये प्रमाण मिल रहा है जी। आपको इधर कच्छ का जो ये पाटीदार समाज है, ये इनका जो भावना है, ये आपको कैसा लगा? अब देखते हैं हम यहाँ के वडील हैं, यहाँ के माताएं बहनें जो ये आयोजन किया, तो उनको आप कैसे धन्यवाद देंगे? देखिए, जो पाटीदार समाज है वो तो भामाशाह का समाज है, और इतना प्रेम है इन लोगों में। मैं तो घर घर में जाता हूं इनके, तो पूरा हमको घर समान मानते हैं और घर के व्यक्ति मानते हैं। तो एकदम सभी पाटीदार समाज सरल भी हैं, विनम्र भी हैं, दानी भी हैं, उदार भी हैं, और हृदय से कोमल। तो हमको तो यहाँ के बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अपने परिवार में आ गए हैं। तो बहुत अच्छे सज्जन हैं, धार्मिक हैं। मैं इन सबके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। ओम शांति ओम श्रम। તો મિત્રો 28 તારીખે જ્યારે આશાપુરા ન્યૂઝ ઉપર અમે આ જે પર્જન્ય યજ્ઞનો જે ઇન્ટરવ્યૂ લીધો અને પ્રથમ દિવસનો જ્યારે પ્રસારણ રિલીઝ કર્યો, ત્યારે અમને મુંબઈથી અને દેશ વિદેશથી ખરેખર ફોન આવ્યા અને એમણે પણ અભિનંદન આપ્યું। જો આવો સારો કાર્ય થતો હોય તો પાટીદાર સમાજને ઘણા બધા અમને ફોન આવ્યા કે અમે અભિનંદન આપીએ છીએ, અને આવો જો આયોજન થતો હોય તો હવે અમે પણ અમારા વિસ્તારમાં આવો આયોજન ગોઠવશું। તો આ એક મોટી વાત છે। તો મિત્રો, આપણે જે યજ્ઞમાં જે દ્રવ્યો ઔષધિઓ જે વાપરવામાં આવે છે એ વિશે આપણે મહંત પાસેથી જાણીશું। એ વિશે આપ બોલશો। पर्यावरण शुद्धि वर्षा महायज्ञ के इस आयोजन में जो व्यवस्था बनाई जाती उसमें ये प्राचीन से प्राचीन विधि है और आधुनिक से आधुनिक विधि, दोनों का मिश्रण है। आर्य समाज के संस्थापक वेदोद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती ने अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत 21 प्रकार के यज्ञों को शिल्प, विज्ञान और संसार के लिए कल्याणकारी माना। अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत 21 प्रकार के यज्ञों में एक चातुर्मास्य होम आता है जिसको भैषज यज्ञ कहा, चिकित्सक यज्ञ। ये चिकित्सक यज्ञ में चातुर्मास्य होम में आषाढ़ की इस महीना में किए जाने यज्ञ का नाम है वरुण प्रघास यज्ञ। वरुण प्रघास का मतलब है कि 473 जितने ऋग्वेद में देवता हैं उनमें एक वरुण देवता ही असुर शक्ति संपन्न
है, मतलब उसकी इतनी शक्तिशाली है कि वो समुद्र में से मानसून को उठा करके और धरातल में बरसाने का काम करते हैं। उनके सहायक होते हैं मित्र देवता। शिलाएं, मित्र इक्वल टू ऑक्सीजन, वरुण इक्वल टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन H2O मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, उसका वर्षण होता है। वो सक्रियता उर्वशी अप्सरा के द्वारा यज्ञ में हम लोग करते हैं। इसमें प्रयोग किए जाने वाले घी और सामग्री की औषधियां हैं। 84 प्रकार की जड़ी बूटी का वर्णन मैंने संकलित किया। किन औषधियों को किया? ऐसी जड़ी बूटियों को रखा जो त्रिदोष नाशक हों, वात पित्त कफ को के विकार को ठीक कर दे, ऐसी औषधियों को। तो इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला आदि है। फिर इसमें कफ, शरीर से कफ निकाल दे, ऐसी औषधियों का प्रयोग करते। उसमें प्रमुख है वच, जिसको कहते हैं गुजराती में घोड़ावज, घोड़वट। ये वच विश्व भेषज औषधि है, जिसमें 19 प्रकार के तत्व हैं, जिसमें क्वर्सेटिन से लेकर एमाइनिन से लेकर के ऑलिक और पामिटिक आदि सारे एसिड्स हैं। इसलिए कफ निकालता है। तो जो मनुष्यों के कफ को निकाले वो पर्जन्य के कफ को निकाले, ये विद्वानों ने व्यवस्था बनाई। इसमें स्वेदज और मूत्रल जो यूरिन को बढ़ा दे, ऐसी औषधियाँ, जैसे एरंडी का बीज है, बहुत सामान्य उपलब्ध चीज है, पर एरंडी के अंदर सबसे बढ़िया है कि वो मूत्रल औषधि है, यूरिन बढ़ाने वाली। उसके साथ में हम जटामासी और गोखरू आदि औषधियाँ और मिलाते, जो रेयर तत्व है उससे, ताकि जैसे शरीर से पसीना और यूरिन निकले, तो ऐसी पर्जन्य के द्वारा भी मित्र, वरुण, मरुत देवता आदि, पवमान, सोम देवता आदि पर्जन्य से बहा दे। तो अग्नि के द्वारा सबके इन औषधियों के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, बर्निंग पॉइंट। तापांश में जलाएंगे, उसमें विद्यमान 11 एसिड में ऑलिक, पामेटिक, स्टेरिक, कैप्रिक, कैप्रिलिक, लवनिक, लिनोलेनिक, माइरिस्टिक, ब्यूटिरिक आदि एसिड्स हैं। कोई का कैंसर नाशक है, कोई रक्तवर्धक है, और कोई तत्व जो है वो बुद्धिवर्धक है, घी में है। औषधियों में भी किसी में परफराल है, किसी में बोर्नियोल है, किसी में टर्पिनोल है, किसी में थाइमोल है, और किसी में और दूसरे चीज हैं एसिड आदि। तो ये सभी चीज गैसी फार्म में बढ़ करके और वायुमंडल के द्वारा पर्यावरण के शुद्धि के कारक बनते हैं। इसलिए मेडिकेटेड एयर का निर्माण हवन के द्वारा करके और पर्यावरण को परिशुद्ध करना, प्रदूषण को खत्म कर देने से जो बाधा, वर्षा के मार्ग में रुकावट बाधा को जब खत्म कर देते हैं, तो उसके माध्यम से देखो घी कोलाइडी वेहिकल का काम करता है। वह इन औषधियों को, तत्वों को लेकर के हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जो आर्द्रता को खींच खींच करके और चिपकाते चले जाते हैं, और बादल की तली में जाकर ठंडक पा करके और वो जमते जामन का काम करते हैं। और खुश्की से जो बादल बरसते नहीं, भगते रहते इधर, वो आपस में जुड़ करके लदलदा करके बरसते हैं। तो ये जादू टोना नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान पर आधारित कार्य है वृष्टि यज्ञ, जिसको पाटीदार समाज वाले विगत लगभग 2015-16 से कर रहे 6वां आयोजन है, और इसका परिणाम और सुखद परिणाम देखते हैं। इसलिए जो लोग बम्बई और पुणे, कहीं सूरत और बेंगलुरु, कोई जाकर के विशाखापट्टनम आदि में है, सब लोग मिल करके सामूहिक संकल्प शक्ति के साथ इस यज्ञ को करते हैं। ये मॉडल है, ये आदर्श है पूरे विश्व के लिए। और इस आने वाले समय में जो मानसून का चक्र जो गड़बड़ा गया है, उसको ठीक करने के लिए यज्ञ बहुत कारगर उपाय होगा। तो हमारा पाटीदार समाज और कच्छ जन को करते वो साधुवाद बधाई के पात्र हैं। ये अन्यों को भी इसकी प्रेरणा लेकर के कारण मैं अब तक 29 ये वृष्टि यज्ञ है, जिसको अभी संपन्न करा चुका हूँ और अन्य कराता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो व्यवस्था और जो स्थिति, जो अनुशासन, जो भावना, जो श्रद्धा मिलती है,
अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। इसलिए इन सबको आशीर्वाद और साधुवाद देता हूँ। जो वर्षा हुई इसके लिए सबको बधाइयाँ। ये इसमें बुद्धिपूर्वक औषधियों का घी सामग्री का चयन करते हैं। इसमें हम लोग चांदी डाल देते हैं। देखो, कृत्रिम वर्षा सरकारें कराती 45 देशों में कराती हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो नमक, यूरिया, कैल्शियम कार्बाइड ये सब वहाँ विमान से या बम से भेजते हैं, बादल में सीडिंग करते हैं। और सीडिंग के बाद अमोनियम नाइट्रेट इतना जहरीला है, वो बादलों में भरते हैं। फिर सिल्वर आयोडाइड भरते हैं। 3 दिनों तक कार्य करते हैं। हवा यदि नहीं होती तो वहाँ बरसता, नहीं तो कहीं कहीं बरस जाता। वो वर्षा इतनी भयंकर, हानिकारक और महंगी होती है, उसकी अपेक्षा वेद के विज्ञान के अनुसार महर्षि दयानंद द्वारा प्रतिपादित यह वृष्टि महायज्ञ सुखद, सरल और बहुलाभकारी और सस्ता है सबसे। इसलिए इस यज्ञ को करना चाहिए। तो हम इसमें चांदी डालते हैं ताकि सिल्वर आयोडाइड हो करके और रेन मेकिंग करने में वो काम करें। इसमें हम ऐसी कारीरी, आपका केरड़ा है, ये इसको ढूंढा गया कारीरिया वृष्टि यजेत। शास्त्रों ने कहा कि कारीरी से वृष्टि यज्ञ किया करो। ये अपने आप जलती है, खूब ज्वाला उठती है, क्योंकि इसमें सेनेगा प्रजाति का सेनेगिन नामक एक अद्भुत तत्व है। इसमें कैप्रिक एसिड पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है, जो जल को सक्रिय करने का काम करता है। तो औषधियों और इन तत्वों की भूमिका महत्वपूर्ण है यज्ञ में। और कोई बात हो तो समझ लीजिए। मैं बताऊं कि हमारी सरकार को और जो देश विदेश में आपने कहा कि कृत्रिम यज्ञ, ये जो कृत्रिम वर्षा का जो आयोजन होता है, तो हमारे ये जो हमारा जो ये आयोजन है, तो इसके ऊपर सरकार को और देश विदेश में ऐसा जो आयोजन हो तो अच्छी बात होगी। तो इसके लिए आप सरकारी तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं वो प्राचीन यज्ञ विज्ञान और विधा को नहीं समझते। महाराष्ट्र में कई हम परली बैजनाथ औरंगाबाद आदि में कराते हैं। वहाँ के लोगों ने उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कहा कि आप हमको कुछ राशि उपलब्ध करा दे तो हम पूरे कई जगह वर्षा, उस साल माने आज से कोई 7-8 साल पहले की बात है, तो दे तो हम करवा सकते हैं। उन्होंने कह दिया नहीं, सांप्रदायिकता हो जाएगी, मैं ये नहीं कर सकता। चिल्लाने लगेंगे विपक्ष। और बाद में जब वर्षा नहीं हुई, खूब तकलीफ हुई, तो उन्होंने जो है IPS और IES जो लोग होते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स, उनके कथन में आकर के और 21 करोड़ रुपए मंजूर किया कृत्रिम वर्षा के लिए। और उस साल कृत्रिम वर्षा कराने की योजना 21 करोड़ रुपए खर्च की गई और एक बूंद पानी नहीं बरसा। पता नहीं कहाँ चले गए। चिल्लाया तो कह दिया उन लोगों ने कि बादल में इस साल पानी ही नहीं है तो कहाँ से बरसेगा, ये जवाब दे दिया गया। इसलिए सरकारें कई बार भटक जाती हैं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। इसलिए ऐसे बुद्धिजीवी लोगों के एक संगठन के द्वारा एक दबाव बनाया जाए। और इसलिए राजा का कर्तव्य है, ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार जब पानी, सड़क, बिजली सब की व्यवस्था करती है और वर्षा कराने की योजना क्यों नहीं बनाती। इसलिए एक दबाव, एक प्रभाव राजनीतिक दलों पर बनाना पड़ेगा और तब जा कर के वो लोग शायद इस दिशा में आएंगे। कितनी हम कर सकते हैं ये आगे समय बताएगा। મિત્રો, એક સમય હતો ભારત સોનાની ચીડિયા કહેવાતો। એક સમયે ગુરુ પરંપરા છે તે આપણે જોવા મળતી, પછી ધીમે ધીમે લુપ્ત થતી ગઈ। પણ જે આપણી અનાદિકાળની જે આપણી સંસ્કૃતિ છે એને આજે પાટીદાર સમાજે ટકાવી રાખી છે। આ એક ગૌરવ લેવા જેવી વાત છે। તો આપણી સાથે અન્ય પણ શાસ્ત્રીજી છે। શાસ્ત્રીજી, आप अरुण कुमार, आप क्या कहेंगे? ये जो आयोजन हुआ 28 तारीख से शुरू किया, आज 5वां दिन है। आज इसका हमने देखा कि बहुत बड़ा प्रभाव मिला। नहीं तो कच्छ में ऐसा कभी नहीं हुआ। जब जब ये पर्जन्य यज्ञ का आयोजन है तब कच्छ में अच्छी बारिश होती है।
तो ये पाटीदार समाज के सब भाई बहन छोटे बच्चे हमने देखा कि महायज्ञ में भाग ले रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारे कच्छ के दूसरे भी समाज के बहुत लोग हैं, उनको भी आप ऐसा प्रेरणा दीजिए कि वो भी ऐसा आयोजन करें। ओम नमस्ते जी। सर्वप्रथम मैं इस टीवी के जो प्रसारण करने के लिए महानुभाव आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि हमारी आवाज़ को वो जन जन तक पहुंचाने के लिए साधन बन रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान हमारे संस्कृति में वेदों के माध्यम से ईश्वरीय वाणी के रूप में हमको प्रदत्त किया गया है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। महाभारत काल के बाद आया जो वर्ण संकर आदि हुआ, धीरे धीरे वैदिक ज्ञान विज्ञान लुप्त हुआ, वरना हमारे देश में ये पहले से था। और ऋषि मुनि लोग निकामे निकामे नह पर्जन्यो वर्षतु, जब जब चाहें तब तब वर्षा करें, एक बात। और जहां जहां अतिवृष्टि होती है उसको भी यज्ञों के माध्यम से वो अतिवृष्टि रोकी जाए, इसका भी ज्ञान विज्ञान हमारे यहाँ था, लेकिन वो लुप्त हो गया। परमपिता परमात्मा की हम पर बड़ी कृपा हुई। इसी गुजरात से एक महामानव पैदा हुआ जिसका नाम मूल शंकर था। औदिच्य कुल में, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ। करसनदास जी त्रिवाड़ी और माँ अमृताबाई का पुत्र आगे चल करके सन्यासी बना, 4 वेदों का ज्ञाता बना, और फिर उसने ये लुप्त हुई विद्या को फिर से खोज निकाला। आज ये जितने भी 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तब से लेकर के आज तक जितने भी वृष्टि यज्ञ पूरे विश्व में हुए हैं वो महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायियों ने किए हैं। और आज भी जितने भी लोग इस विज्ञान को सत्य धरातल पर लाने के लिए पुरुषार्थरत हैं, यहाँ कच्छ की बात करें, हमारे पंडित जी हैं, पंडित जी ने 28 यज्ञ संपन्न किए, ये 29वां यज्ञ संपन्न हुआ है, सफल हुआ है, और कच्छ में 7वां यज्ञ है। इन 7 के 7 यज्ञों में 5 अंकों में दान देने वाले सारे के सारे लोग महर्षि दयानंद जी के डेडली फॉलोवर हैं। यहाँ सभी लोग बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं इनसे वर्षों से मिलता हूं, जानता हूं। ये महर्षि दयानंद जी ने हमको ये ज्ञान विज्ञान दिया कि धर्म और विज्ञान ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। देखो, यज्ञ के माध्यम से वर्षा होती है और हम करा सकते हैं। जैसा कि अभी बात हुई कि सरकारें, विश्व की कई सरकारें कृत्रिम वर्षा कराना चाहते हैं, परंतु वो एसिड वाली वर्षा करते हैं जो मानव मात्र के लिए हानिकारक होती है। और इसमें अति कम खर्चे में वर्षा हो रही है। और यहाँ किया हुआ ये हवन कुंड का आकार, इसमें डाला हुआ गोघृत, उसकी मात्रा और डाली हुई सामग्री की मात्रा को देखते हुए 100 किलोमीटर तक के एरिया में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये विगत 7 वर्षों का इतिहास आप सभी जानते हैं। तो मैं ये बात यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगा कि महर्षि दयानंद जी सरस्वती को यदि भारत सरकार मान्यता देवे, उनके वेद भाष्यों को मान्यता देवे, उनके बताए हुए, एक और रहस्य उद्घाटन में करना चाहता हूं। राइट्स बंधु ने विमान का आविष्कार किया, ऐसी सारी दुनिया समझती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए महर्षि दयानंद जी का ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में विमान विद्या विषय पढ़ करके उन्हीं के एक शिष्य ने मुंबई में, जो जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रोफेसर रहते थे, उन्होंने विमान को बनाया। और वो विमान, मानव रहित विमान, ड्रोन के माध्यम से गिरगांव चौपाटी में राइट्स बंधु के विमान खोजने के भी 8 साल पहले उड़ा करके, सफल उड़ान करके दिखाया। और शिवकर बापू तळपदे उनका नाम है, ये महर्षि दयानंद जी के। अब आप देखिए, ये हमारे यहाँ था, पर तत्कालीन गवर्नमेंट इंग्लैंड की थी, अंग्रेजों का जमाना था, उन्होंने उस ज्ञान विज्ञान को दबा दिया, यहाँ की न्यूज को दबा दिया और वो आने नहीं दी। मैं स्वयं गया हूँ दादर में, मुंबई में,
बड़ा पुस्तकालय है, वहां पर रखे हुए मैंने कटिंग्स देखे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के उस समय के। सयाजीराव गायकवाड़ यहाँ से गुजरात से गए थे उस कार्यक्रम को देखने के लिए, और पुणे के उस समय के न्यायमूर्ति गोपाल रानडे, है ना, महादेव गोपाल रानडे, वो भी वहां पर साक्षी रूप में गए थे और वो कार्यक्रम सफल हुआ था। इसके दस्तावेज हैं और अभी इसकी फिल्म भी बन चुकी। कुछ दिनों पहले एकता कपूर ने शायद उसमें पैसा लगाया और उसकी फिल्म भी बन चुकी। तो महानुभावों, विकिपीडिया में देखो और उसमें आप देखो तो ये सारा ज्ञान विज्ञान हमको मिलता है। तो हमें अपनी पहचान करनी होगी, तल पर लाना होगा, और उस वेदों के विज्ञान को जो ऐसी ऐसी विधाएं हमको सिखाता है और प्रात्यक्षिक करा के दिखाता है, उसको हमको धरातल पर साकार करना होगा। मैं तो ये दयानंद के सारे अनुयायियों को, जिनका नाम पाटीदार भी है, देखो पाटीदार समाज तो बहुत बड़ा है, उसमें एक वर्ग ऐसा है जो महर्षि दयानंद जी का अनुयायी है, और यहाँ जितने पटेल बैठे हैं वो सारे के सारे महर्षि दयानंद जी के अनुयायी हैं। तो इन्होंने ये योगदान दिया है। तो खरे अर्थ में इसका इस विज्ञान को लाने का श्रेय महर्षि दयानंद सरस्वती को जाता है। वो भी इसी गुजरात से निकले हैं। सौराष्ट्र में टंकारा में उनका जन्म हुआ है और उन्होंने जाकर के पूरे देश भर में, आपको बताता हूं, जो आजादी मिली हमको, हिम्मत ही नहीं होती लोगों को घर से बाहर निकलने की। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस के, वो कोई आर्य व्यक्ति नहीं थे, आर्य समाजी नहीं थे, महर्षि दयानंद के फॉलोअर नहीं थे, पर उन्होंने कांग्रेस का इतिहास लिखा और उस इतिहास में ये लिखा कि आजादी का आंदोलन लड़ने वाले 80% जेलों में जाने वाले, कष्ट सहने वाले, भूमिगत होने वाले, फांसी पे चढ़ने वालों में 80% महर्षि दयानंद जी के शिष्य थे, फॉलोअर थे, उनके अनुयायी थे। और बताता हूं, अपने मांडवी के सपूत श्याम जी कृष्ण वर्मा, जिनकी अस्थियां नरेंद्र मोदी जी जिनीवा से यहाँ भारत लेके आए और यहाँ यात्रा भी निकाली और इतना भव्य स्मारक बनाया है मांडवी में, वो महर्षि दयानंद जी के मुख्य शिष्यों में से एक थे। महर्षि दयानंद जी ने श्याम जी कृष्ण वर्मा को विदेशों में भेजा था, जिससे वेद और वेद के अंदर का जो विज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करें। और इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी, जहां पर सावरकर, मदनलाल ढींगरा आदि जैसे लोगों को छात्रवृत्तियां दे दे करके उन्होंने पढ़ाया। दयानंद जी का परिचय मिला श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और सावरकर क्या लिखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद जी का मुख्य ग्रंथ है, सावरकर लिखते हैं, जब तक सत्यार्थ प्रकाश इस धराधाम पर है, दुनिया का कोई मत मजहब संप्रदाय अपने मजहब की शेखी नहीं बगाड़ सकता। महर्षि दयानंद जी ने ये ग्रंथ लिख करके हिंदुओं के ठंडे रक्त में एक उबाल सा लाया है। ऐसे ऐसी बातें वीर सावरकर ने लिख दी। और वो श्याम जी कृष्ण वर्मा महर्षि दयानंद जी के मुख्य शिष्यों में से थे। उन्होंने जब अपनी परोपकारिणी सभा बनाई तो उस सभा के वो एक कार्यकारिणी सदस्य के रूप में भी थे। तो हमको ये चाहिए कि सरकारें इस तरफ ध्यान दे, उनके वेद भाष्य को पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाएं, क्योंकि जब तक महर्षि दयानंद जी की विचार सरणी, उनकी शिक्षा पद्धति, उनका जीवन शैली और उनके सारे बताए हुए बातें जन जन तक नहीं पहुंचेंगी, लोगों में वो सात्विकता, वो पवित्रता, वो परोपकार की भावना नहीं आ सकती। आप जिस पटेल समाज की बात कर रहे हैं कि वो आगे आते हैं और समाज का भला करते हैं, वे सब महर्षि दयानंद जी के विचारों से अनुप्राणित हैं और उन्हीं के विचारों से वो आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। ओम। તો મિત્રો, પતંજલિ યોગપીઠનું દેશ વિદેશમાં મોટું નામ છે અને આપણી જે પરંપરાગત જે ઔષધિઓ છે એ ખરેખર આજે આપણે જોઈએ છીએ પતંજલિ યોગપીઠના માધ્યમથી દેશ વિદેશમાં એનો બહોળો ફેલાવો થઈ રહ્યો છે અને એક ઔષધિઓ છે તે ઘણા બધા રોગોમાં કારગત નીવડે છે। ત્યારે પતંજલિ યોગપીઠના જે સ્વામી રામદેવજી છે એના અનુયાયી આજે અહીં આવ્યા છે અને ભાગ લેવા, અને એમણે પણ આજે આપણે જોઈએ છીએ મહાયજ્ઞના જે આયોજકો છે એમની સેવા ભાવનાને બિરદાવી છે। તો આપણે એમનો પરિચય પણ મેળવીએ। आप क्या कहेंगे, ये आपको कैसा लगा आज का जो कार्यक्रम है? सबसे पूर्व तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो
यज्ञ का आयोजन है, यह आयोजन 15-16 से प्रारंभ हुआ है। जब यहाँ के इस क्षेत्र में जब पहली बार चुना गया, तब इसलिए किया था कि जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है, सबसे न्यून वर्षा होती है, वहाँ हम वर्षा को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। तब से प्रारंभ होते होते आज कई साल बीत चुके हैं, कई बार यज्ञ हो चुके हैं, बार बार यज्ञ कर चुके हैं। आप आंकड़े निकाल करके इंटरनेट के ऊपर देखिए, 2015-16 से पूर्व हर साल कितने इंच बारिश इस क्षेत्र में हो रही थी। और दूसरा, उसके उपरांत तब से आज तक हर साल की बारिश की वृद्धि को जब आप आंकेंगे तो उस समय कितना है, और अभी पिछले साल का मतलब 3 से 4 इंच तक की जो बारिश पर ईयर हुआ करती थी, जो 25 तक पहुंची है। आचार्य जी ने एक महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर ध्यान दिलाया था कि हम जो ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, देखो ये करने का भी एक समय होता है, एक मानसून से लेकर के अलग अलग परिस्थिति में विशेष में किया जाता है। लेकिन ये केवल मात्र ऐसे कर दिया और बारिश कर दिया, इतना मात्र ही उद्देश्य नहीं, वो तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरे मानसून को सही समय में बैलेंस करना, मानी प्रकृति का बैलेंस, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जल्दी से बारिश हो जाना, बाद में बारिश शुरू होना, या और भी ऐसा जो असंतुलन है, उसके संतुलन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जो रिकॉर्ड हैं, इससे हम इसको बहुत भली प्रकार से और अच्छी प्रकार से ये देख सकते हैं, और आप इन आंकड़ों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये एक वैज्ञानिक तौर पे, ऐसा नहीं कि एक मान्यता के आधार पे या एक परंपरा के आधार पे हम इसको बताएं करें, उतना ही नहीं, इसके पीछे बहुत सारा विज्ञान है, बहुत सारी बातें हैं। देखिए आज हम अलग अलग रूपों में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन आज जैसे जैसे साइंस भी काम करता जा रहा है, अपने अपने पैरामीटर बदलता जा रहा है, और हर चीज को जो हम पूर्व से वैदिक मान्यताओं में मानते हुए आ रहे थे, आज धीरे धीरे उसके ऊपर शिफ्ट हो रहा है। कहने का अभिप्राय है कि जो हम यज्ञ करते हैं, ये एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। ये इस प्रकृति के अंदर जो हम मंत्र का पाठ करते हैं, जो हम अलग अलग मंत्रों से, अलग अलग जड़ी बूटियों से जो हम आहुतियां प्रदान करते हैं, और वो जो पूरी एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से इस आकाश तत्व के अंदर, इस वायु तत्व के अंदर, इस पूरे अस्तित्व में एक अलग प्रकार से ही उसके सूक्ष्म जगत के ऊपर कार्य करने की एक प्रक्रिया है, एक पद्धति है। और यदि हम साइंस की दृष्टि से भी देखें तो आज ये भी साइंस मानता है कि हमारे निर्मल मन की तरंगे 300 से 350 किलोमीटर तक पाई जाती है। हम जो मानसिक रूप से जो तीव्र गति से हम भावनाओं को संप्रेषित करते हैं, वो 350 किलोमीटर तक उसकी वो पाई जाती है। तो हम जो एक भावना के तौर पे, जैसे आज पूज्य स्वामी जी ने 3 बातें महत्वपूर्ण, एक पदार्थ जो सामग्री वो करते हैं, एक मंत्र शक्ति और एक भावना शक्ति, 3 चीजें महत्वपूर्ण बताई। ये तीनों ही शक्ति के माध्यम से हम इस पर्यावरण में एक बहुत बड़ा सूक्ष्म लेवल पर बदलाव करने का कार्य करते हैं। इसलिए प्राचीन काल में आप देखिए तो जितने यज्ञ को एक विशेष महत्व दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में आज हम जैसे जैसे मॉडर्न होते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी हमारे आचरण में कमी आती है, और आज उसका परिणाम हम समाज में देख रहे हैं। पहले जो बारिशें हुआ करती थी, वो बारिश अमृत तुल्य मानी जाती थी। आज आप देखिए कई सारे शहरों की बारिश एसिडिक बारिश होती है। वो बारिश का जल गिरने पर कितनी सारी हानियां, कितनी सारी बीमारियां, पेड़ पौधे वनस्पति झुलस जाते हैं। और पूर्व काल में क्या किया करते थे, भारी मात्रा में लोग अपने घरों में भी और स्थान स्थान पे ऐसे यज्ञों का आयोजन करके गोघृत और अलग अलग जड़ी बूटियों को होम करके अणु, परमाणु और गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके इस अथाह आकाश मंडल के अंदर, वायुमंडल के अंदर भारी मात्रा में छोड़ देते हैं, जिससे जो ये गैस फॉर्म में गया हुआ तत्व, पार्टिकल के रूप में गया हुआ ये तत्व जब वायु में जाता है, वायु के माध्यम से बादलों के संपर्क में आता है, जो वृष्टि होने वाला जो जल होता है वो भी उससे प्रभावित होता है। उसके अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं या अलग अलग प्रकार के जो तत्व है, उससे वो वायु पहले से ही मेडिकेटेड होती है। जब वो वर्षा के रूप में बरसती हैं तो सामान्य जल
और वर्षा के बाद वर्षा हुआ जल, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। और कोई भी आकर के इस बारिश का, जहां यज्ञ होते हैं वहां से जो हुई बारिश है वहां का सैंपल आप ले लीजिए, और एक कोई शहर है और वहां पर जो बारिश होती है वहां का जल ले लीजिए और टेस्ट करके देख लीजिए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। और जैसा जल बरसेगा वैसा ही नीचे होने वाली जो औषधियां या हमारे जलाशय होते हैं वो वैसे ही प्रभाव डालते हैं। जलाशय में वो जल जाएगा तो जलाशय से ही खराब होंगे। आज हम जिस जलों को पीते हैं, आप देखते हैं WHO के आंकड़े बताते हैं कई लाख लोग केवल मात्र इन पानी को पी करके मर जाते हैं। जो पानी जीवन देता, जल है तो जीवन है हम कहते हैं, वही जल आज अशुद्ध होने के कारण कई लाख लोग चले जाते हैं। 70 लाख से अधिक लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। जबकि हम यज्ञ करके जो वायु को निर्मित करते हैं वो वायु शुद्ध और मेडिकेटेड होती है। उससे जो बादल का निर्माण होता है वो भी एक विशेष बादल का निर्माण होता है, और वो जब बरसता है उससे जो जल हमें प्राप्त होता है वो जल भी मेडिकेटेड और अच्छा होता है। अब इस जल और वायु से उत्पन्न जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, अन्न है, वो अन्न बहुत ही ज्यादा हमारे लिए हितकारी, पोषक और जीवन देने वाले होते हैं। और उस अन्न, जल और वायु, ये तीनों जो यज्ञ से भावित अन्न, जल और वायु आदि का सेवन करता है वो मनुष्य दीर्घ आयुष्य और स्वस्थ आयु को जीता है। इसलिए स्वस्थ आयु और दीर्घ आयु के लिए हमारे प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ की कल्पना एक मनुष्य जीवन के साथ जोड़ करके एक बहुत बड़े रूप में देखी गई है। इस प्रकृति को भी संतुलित करने के लिए और इस पिंड को भी संतुलित करने के लिए इस प्रकार के जो यज्ञ है वो बहुत ही ज्यादा हितकारी, उपयोगी और महत्व रखते हैं। તો મિત્રો આવો આપણે સૌ જે આપણી જે પરંપરા જે છે, જૂની જે સંસ્કૃતિ છે એને આપણે આજે ટકાવી રાખીએ। અને હું કહીશ કે જે પાટીદાર સમાજમાં જે સમાજ દ્વારા જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ઉગેડી ગામે પર્જન્ય યજ્ઞનું, એ ખરેખર બિરદાવવા લાયક છે। ગામે ગામ, શહેરે શહેર અને દેશ વિદેશમાં જો આવું આયોજન થાય તો ખરેખર આપણે કહીએ કે ક્યારે દુકાળ ન થાય અને વરસાદ પણ થાય અને જીવ માત્રનું કલ્યાણ પણ થાય। તો આ જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એ તમામ આયોજકો, દાતાઓ, ભાઈઓ, બહેનોને મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલના પરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। અને તમે પણ પ્રેરણા લેજો, અને જો તમને પણ આવો જો આયોજન કરવું હોય મહાયજ્ઞનું તો સમિતિના આયોજક છે 2-3, આવો અહીંયા। જો આશાપુરા ન્યૂઝના માધ્યમથી જણાવીએ કે તમારા ગામની અંદર જો આવો આયોજન કરવો હોય, આવતા વર્ષે હું વાત કરું તો મંગવાણા ગામે આ આયોજન થવાનું છે પર્જન્ય યજ્ઞનું। તો તમારા ગામની અંદર આયોજન કરવું હોય તો વડીલ તમને માર્ગદર્શન આપશે। વડીલ, આજે પર્જન્ય વૃષ્ટિનું જે કાર્ય છે એને સફળ બનાવવું હોય તો સિર્ફ કાર્યકર્તાથી નથી થતું, સમગ્ર ગ્રામ્યજનો, દાનદાતાઓ અને મહાન આચાર્ય બ્રહ્મા લોકો, એના સિવાય કાર્ય સફળ નથી થતું। તો આ બધાથી મેન છે આચાર્ય લોકો, પછી દાનદાતાઓ છે અને ગામનો સાથ સહકાર છે। કાર્યને સફળ બનાવવું તો અંતર આત્માથી શ્રદ્ધા અને ભાવના હોવી જોઈએ, તો કાર્ય આપણે સફળ થઈ શકે। અને મેં આ ઉઘેડી ગામની અંદર જનરલી બધા માણસો સાથે મારા સંપર્ક બન્યો છે, બનાવી નાખ્યો હોય। અને આ બધા ભીષ્મ પિતાએ મને કીધા, પણ આ બધા ભેગા થઈને સૂળી ચડાવવા માટે મને તૈયાર કરી નાખ્યો છે, સમજ્યા કે નહીં? તો ચાલો આપણે સૂળી નથી ચડવું બધાએ, અને બધાએ ભામાશા બનવું છે, અને બધાએ સારી રીતે કામ કરશું, અને બધા ભીષ્મ પિતા બની અને કાર્ય સફળ બનાવવું હોય તો ખરેખર ગામો ગામ આવી જાગૃતિ લાવી અને આપણા કચ્છને નંદનવન બનાવી શકીએ। આપણે વરસાદનો વરસાદ જેટલો જોઈએ આપણે એટલું કરી શકીએ। આપણે આ સસ્તામાં સસ્તું કાર્ય છે। આચાર્ય લોકો કીધું કરોડો રૂપિયા કૃત્રિમ વરસાદથી કરાવે છે પણ સફળ નથી થતા, અને ક્યાંક સફળ થાય તો ઝેર આપણે પીડાવી દે છે। તો ચાલો આપણે ઝેર ન પીતા આ યજ્ઞ આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિને આગળ લાવી અને એનો ઉપયોગ કરીને આચાર્યોના વચન અને મંત્રોનો પાઠ કરી અને સફળ બનાવી અને અમૃત ને વરસાવીએ, અને એનાથી આપણું સ્વાસ્થ્ય, જીવજંતુ માત્રનું કલ્યાણ થશે। અને આની અંદર કોઈ બી ગામને
માર્ગદર્શન જોઈશે તો અમારી આ ટીમ ગમે ત્યારે ખડે પગે તૈયાર છે. તો કોઈ બી આવું કાર્ય કરવું હશે તો ખરેખર આપણે બધા સાથે મળીને સફળ બનાવશું. અને આની અંદર અમે એક નથી, આ શું કહે છે, ભીષ્મ પિતા બનાવી નાખ્યા અહીંયા કને, પણ આ બધા ભીષ્મ પિતા છે જે આ 5-15 જણા છે. ભગવાન જાણે કઈ ક્યારે ને ક્યારે વળી બીજા ભીષ્મ પિતા જોડાઈ જાય છે. 4 જાય ને 15 આવે. તો આપણે આજ આખું ગામ ભીષ્મ પિતા બની ગયું છે. આખું ગામ. એવું નથી કે અહીંયા કોઈ સાથ સહકાર, તન મન અને ધનથી બધાએ કાર્ય કર્યું છે અને ખરેખર સફળ બન્યું છે. આ બધાને યશ જાય છે, આચાર્ય લોકોને પણ યશ થાય છે. તો આટલું મારું કહેવાનું છે. કોઈ બી આગળ ગામની અંદર આવું કાર્ય કરવું હોય તો અમે માર્ગદર્શન કરવા માટે તૈયાર છીએ અને કચ્છની નંદન બનાવી નાખી એ વસ્તુ. તો મિત્રો કોન્ટેક્ટ નંબર પણ નોંધી લેશો. દેશ વિદેશમાં આ જ્યારે ઇન્ટરવ્યૂ આપ જોતા હો અને તમને પણ આવું જો પર્જન્ય યજ્ઞનું આયોજન ગોઠવવું હોય તમારા ગામમાં કે તમારા વિસ્તારમાં, તો એના માટે આપ સમિતિના જે આયોજક છે એમના પાસેથી સંપર્ક કરી શકશો. ઓમ, હું સુરેશ પટેલ. અમે જે આયોજક કરનારા 15 મિત્રો છીએ. અમારા મિત્રોની એક જ ભાવના છે કે આ માતૃભૂમિ, જે માતૃભૂમિના જલવાયુથી, અન્ન ઔષધિઓથી અમારા શરીરનું નિર્માણ થયું છે. આજે અમે કદાચ કચ્છમાં કાયમી વસવાટ તો નથી કરતા, મુંબઈ, પૂના, બેંગ્લોર વગેરે મહાનગરોમાં ધંધા અર્થે, વેપારથી ગયા છીએ, પણ જે આ માતૃભૂમિનું ઋણ અમારી પર છે એ ઉતારવા માટે અમારો નિષ્ઠાથી પ્રયત્ન છે કે આ વેદોનું વિજ્ઞાન જન જન સુધી પહોંચે અને આવા મહાયજ્ઞોના નિર્માણથી ભૂખા તરસ્યા આ કચ્છ પ્રાંતમાં જ્યાં વરસાદની ખૂબ જ અછત હોય છે, તો અમે 2015થી આ પ્રયત્ન કરવાનું શરૂ કર્યું છે. આપ મહાનુભાવો 2015 પછીના વરસાદના આંકડાઓ જે સરકારી ચોપડામાં નોંધાયેલા છે એ જોઈ લેજો, આપને પરિણામ સમજાઈ જશે. તો બસ હવે ટૂંકમાં આપમાંથી આ સમાચારને જોઈ લેરા કોઈ પણ મહાનુભાવને પોતાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં, પોતાના ક્ષેત્રમાં જો આવો વૃષ્ટિ મહાયજ્ઞનું આયોજન કરવાની ઈચ્છા હોય, ભાવના હોય, તો આપ અચૂક અમારો સંપર્ક કરી શકો છો. અમે જીવ કલ્યાણના ભાવથી, પરોપકારની નિષ્ઠાથી આ કાર્યને સંપન્ન કરી રહ્યા છીએ. આપ સંપર્ક માટે આ કાર્યક્રમ દરમિયાન, આ ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન નીચે સ્ક્રોલમાં ચાલતા નંબરો પર અવશ્ય સંપર્ક કરી શકો છો. અમારા સમિતિના નંબરો આપ જોઈને નોંધી લેશો અને આપ જ્યારે પણ આપની ઈચ્છા હોય ત્યારે સંપર્ક કરી શકો છો. ઇતિ ઓમ સમ. ખરેખર સરકારને પણ આ તરફ ધ્યાન લેવું જોઈએ અને જે આયોજન જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ પર્જન્ય યજ્ઞનો પાટીદાર સમાજ જે આ કરી રહ્યું છે, તો હું તો ચોક્કસ કહીશ કેન્દ્ર સરકાર હોય કે રાજ્ય સરકાર, અને સરકાર પણ હવે આપણે જોઈએ છીએ કે ઘણી બધી જાગૃત છે અને આવી ઝીણી ઝીણી બાબતો ઉપર જ્યારે ધ્યાન લેવામાં આવતું હોય ત્યારે હું ચોક્કસ કહીશ કે સરકારને પણ આ તરફ ધ્યાન આપવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે જે નારો લગાવીએ છીએ જય જવાન, જય કિસાન અને જય વિજ્ઞાન, તો જે જય જવાન અને જય કિસાનનો જે નારો છે એ જય કિસાન, આપણા જે કિસાન ભાઈઓએ જે પોતાનો ખરેખર કામ ધંધા મૂકી અને દેશ વિદેશથી અહીં જે માદરે વતન કચ્છમાં આવી અને આ જે પોતાનો સિંહ ફાળો આપી રહ્યા છે, ત્યારે એમને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ. અને આવી જો સમાજ ભાવના હશે તો આપણો કચ્છ છે તે સમૃદ્ધ બનશે. પરેશ જોશી સાથે મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ઉગેડી, નખત્રાણા, કચ્છ.